नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने लेके आए हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कितने कर पाते हैं सही, कितनी प्रश्नों की आप परख कर पाते हैं दोस्तों, इसकी जांच आप स्वयं करें। चलिएगा प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों बताइएगा, उभयलिंग शब्द कौन सा है? अ खरगोश, व डॉक्टर, स तितली, द करेला। तो कौन सा शब्द आपका उभयलिंगी है? दोस्तों, उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये समझ लीजिए, उभयलिंगी का मतलब होता है दोनों लिंगों में जो प्रयुक्त होते हैं। जो दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी शब्द कहते हैं। तो उभयलिंगी मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब बात करें खरगोश, तो खरगोश जो है दोस्तों, ये नित्य क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नित्य क्या है? पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आता है। डॉक्टर जो है दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। इसका मतलब उभयलिंगी जो शब्द है वह आपका कौन सा है? डॉक्टर है। तितली जो है ये नित्य रूप से आपके दोस्तों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। अब बात करें करेला, तो करेला आपका पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। तो उभयलिंगी शब्द हमें ढूंढना था। उभयलिंगी शब्द आपका है डॉक्टर, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं सदैव स्त्रीलिंग शब्द की, कि जो हमेशा किसमें रहे? स्त्रीलिंग शब्द रहे, नित्य स्त्रीलिंग शब्द हो। तो देखिएगा, पहला हमारा है घोड़ी, ब मछली, स कुतिया, द नाली। तो दोस्तों कौन सा हमारा सदैव स्त्रीलिंग अर्थात नित्य स्त्रीलिंग शब्द होगा? तो देखिए दोस्तों, ये जो अ है, घोड़ी है, ये घोड़ा से बना है। इसका मतलब ये आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना है, तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अब बात करें मछली, तो दोस्तों मछली जो है ये आपके नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थात इसमें अगर आपको परिवर्तन करना हो तो इसके आगे आप नर का प्रयोग करेंगे, नर मछली। कुतिया, तो इसका बना है, कुत्ते से बना है, तो कुत्ता का स्त्रीलिंग होता है कुतिया। नाली, नाली जो है ये किससे बना है? नाला से बना है, तो इसका मतलब ये भी आपके कौन सा है? पुल्लिंग शब्दों से बने हैं। तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द जो है वह आपकी कौन सी है? मछली है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा है, द्विकर्मक क्रिया में डैश रिक्त स्थान भरिए। अब हमें द्विकर्मक क्रिया में क्या चीज होती है उसका ध्यान देना है। देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, अ प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय प्राणीवाचक होता है, ब प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है, स प्रथम और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होते हैं। द ऑप्शन आपका है प्रथम और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होते हैं। तो दोस्तों कौन सा आपका इसमें सही होगा? द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? दो कर्म उपस्थित होते हैं। पहला कर्म कौन सा होगा दोस्तों? प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक? तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप द्विकर्मक पढ़ते हैं तो पहला कर्म आपका प्राणीवाचक होता है अर्थात सजीव होता है। दूसरा आपका अप्राणीवाचक होता है अर्थात निर्जीव होता है। जैसे हम कहते हैं अध्यापिका छात्रों को हिंदी पढ़ा रही है, तो अध्यापिका छात्रों को हिंदी पढ़ा रही है, तो छात्र आपके प्रथम कर्म है, इसका मतलब प्राणीवाचक है, और हिंदी आपका अप्राणीवाचक है। इसका मतलब जो दो कर्म होंगे तो उसमें पहला कर्म आपका प्राणीवाचक होगा और दूसरा कर्म आपके अप्राणीवाचक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ब एकदम सही होगा दोस्तों। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? द्विकर्मक का मतलब है दो कर्म जहां पर उपस्थित हो। दो द्विकर्मक क्रिया की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा, अ
मनीष चाय भी पीता है। मनीष चाय पीता है, ये भी गलत लगा है दोस्तों यहाँ पे। मनीष चाय पीता है, मिसप्रिंटिंग है। ब आचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। स पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। द वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती हैं। तो बताइएगा द्विकर्मक क्रिया कहाँ है? अ मनीष चाय पीता है। ब आचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। स पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। द वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती हैं। तो कौन सा आपका दोस्तों सही होगा? देखिएगा जब भी आप बात करते हैं कर्म निकालने की, तो दोस्तों हमारा आता है कर्म निकालने के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है। क्या, किसको, किसे, ये तीन शब्दों का प्रयोग हमारे करते हैं क्या कर्म निकालने के लिए। अब बात करें मनीष क्या पीता है, तो उत्तर आता है चाय पीता है। तो दोस्तों यहाँ एक सकर्मक क्रिया है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। आचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। आचार्य ने क्या दिया? उत्तर आया पुरस्कार। किसे दिया दोस्तों? तो विद्यार्थियों को। देखिए ऊपर वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर यही मिल जाता है। तो आपका द्विसकर्मक जो आपका क्रिया है वह ब ऑप्शन में है, आचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। तो एक आपके विद्यार्थियों और दूसरा आपका पुरस्कार। तो देखिए तीसरे प्रश्न में जो हमने कहा था प्रथम कर्म जो है वह प्राणीवाचक होता है, तो यहाँ विद्यार्थियों जो है ये कैसा है दोस्तों आपका प्राणीवाचक शब्द है, जबकि आपके पुरस्कार जो है ये आपके अप्राणीवाचक है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया है। अब प्रश्न पूछ रहा है अकर्मक क्रिया है। देखिएगा ऑप्शन देखेंगे, अ पढ़ना, ब खरीदना, स देखना, द रोना। तो फटाफट बताइए कि कौन सा आपका अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। पढ़ना, खरीदना, देखना, रोना। दोस्तों याद रखिएगा जब आपको इस प्रकार से क्रियापद दे दिए जाते हैं तब आप क्या लगाकर प्रश्न कीजिए इनके साथ, और क्या का अगर उत्तर काल्पनिक रूप से आपको उत्तर मिल जाता है इसका मतलब वहां पर आपके कर्म है। क्या का काल्पनिक उत्तर अगर मिलता है तो उसका मतलब कर्म है। क्या पढ़ता है? उत्तर मिला पुस्तक पढ़ता है। क्या खरीदता है? किताब खरीदता है। क्या देखता है? टीवी देखता है। क्या रोता है? तो दोस्तों क्या रोता है पता नहीं, तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया कौन सी हुई? रोना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, क्रिया कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन देखेंगे, अ 4, ब 7, स 5 और द 2। तो दोस्तों कितने प्रकार की क्रिया होती है? फटाफट उत्तर बताइएगा। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर आएगा दोस्तों आपका 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? अकर्मक और सकर्मक, यही क्रिया के आपके 2 भेद होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग लगा है? दोस्तों उपसर्ग लगा है वह शब्द हमें छांटना है इसमें। ऑप्शन देख लीजिएगा, अ अपहरण, ब अपठित, स अपनापन, द अपवित्र। तो बताइएगा किसके अंतर्गत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त है? दोस्तों जब भी आप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो मूल शब्द को आप अलग करना सीख जाइए। जैसे हमने कहा अपहरण, हरण मूल शब्द है, तो आपका आगे क्या बच गया? अप उपसर्ग बचता है। अपठित, तो पठित मूल शब्द है, क्या बचा आपका? अ उपसर्ग यहाँ पर बचता है। अपनापन,
तो यहाँ पर अपना जो है ये सर्वनाम है। यहाँ पे बात करें अपवित्र, तो पवित्र यहाँ पर दोस्तों मूल शब्द है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, मिसप्रिंटिंग हुई है। यहाँ पर यहाँ पर अप उपसर्ग का प्रयोग देखना था। अप उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में है? तो अपहरण, अपठित, अपनापन और अपवित्र। देखिए सभी में प्रारंभ में अप दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपका उत्तर है वह कौन सा है? अ है। अपहरण में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ऑप्शन देखिएगा, अ विसर्ग संधि, ब दीर्घ संधि, स गुण संधि, द व्यंजन संधि। तो स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद शब्द में कौन सी संधि है? स्वच्छंद का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो स्वेधन छंद होता है दोस्तों। इस च का जो है ये क्या किया गया है? आगम किया गया है। तो अगर बात करें स्वच्छंद में संधि कौन सी है, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और च का आगम हुआ है, तो यहाँ स्वेधन छंद आपका संधि विच्छेद होता है। ए और छ आगे होने के कारण च का आगम हुआ है, व्यंजन का आगम हुआ है, इसलिए आपकी संधि व्यंजन संधि होती है। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। तो अब आपको सर्वनाम बताने हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन देखिएगा, अ निजवाचक सर्वनाम, ब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, स संबंधवाचक सर्वनाम, द पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त है दोस्तों? फटाफट बताइएगा कौन सा उत्तर सही होगा, विचार कीजिए। चलिए इसके अंदर दोस्तों कौन सा उत्तर होगा? संबंधवाचक, जैसा और वैसा, है ना। जैसे आप बात करते हो जितना उतना, जैसा वैसा, जैसा जैसी, जिसकी उसकी, ये शब्द जो है दोस्तों आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। सिर हथेली पर रखने का अर्थ है, अ वीरता का प्रदर्शन करना, ब पराजय स्वीकार कर लेना, स मरने के लिए तैयार होना, द अहंकार का विसर्जन करना। तो सर हथेली पर रखने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फटाफट विचार कीजिए क्या उत्तर होना चाहिए। बिल्कुल आपका उत्तर जो है वो कौन सा होगा? स मरने के लिए तैयार होना। अब जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए सिर हथेली पर रखना। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब क्रिया बतानी है दोस्तों आपको। ऑप्शन देख लीजिएगा, अ प्रेरणार्थक क्रिया, ब संयुक्त क्रिया, स अकर्मक क्रिया, द सकर्मक क्रिया। तो कौन सी है दोस्तों बताइएगा। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, पढ़ाया। अगर प्रेरणार्थक की बात करें तो यहाँ पर होता पढ़वाया, यहाँ पढ़वाया नहीं है दोस्तों, क्या लिखा है? पढ़ाया। अब बात करते हैं संयुक्त क्रिया, तो यहाँ दो क्रिया एक साथ नहीं दिख रही है। एक क्रिया को करने के लिए दो क्रिया एक साथ प्रयुक्त नहीं हुई है, इसलिए संयुक्त क्रिया भी आपकी नहीं होगी। अगर पढ़वाया होता तो दोस्तों आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती, यहाँ पर पढ़ाया है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको किसका चिन्ह दिख रहा है? को का चिन्ह दिख रहा है, और को का चिन्ह किसका होता है दोस्तों? कर्म का होता है। इसका मतलब यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया है। मोहन ने किसको पढ़ाया? तो उत्तर आएगा दोस्तों आपका अविनाश को पढ़ाया। तो अविनाश आपका क्या है? कर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 12, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए।
तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। अ उम्मीद, ब आशा, स बचपन, द बेकारी। तो पुल्लिंग शब्द आप बताइएगा दोस्तों कौन सा पुल्लिंग शब्द यहाँ पर है। चलिए, अगर आप कभी भी क्रिया या पुल्लिंग लिंग का निर्धारण कर रहे हैं दोस्तों, तब आप क्रिया को जोड़कर देख लीजिए, विशेषण को जोड़कर देख लीजिए, या फिर हम सर्वनाम को जोड़कर भी इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद होती है या होता है? उम्मीद होती है। आशा होती है या होता है? आशा होती है। बचपन होता है या होती है दोस्तों? बचपन होता है। बेकारी बुरी है। अच्छी है या बुरी है? तो बुरी है। इसका मतलब बेकारी आपके स्त्रीलिंग शब्द है। तो उम्मीद, आशा, बेकारी आपके स्त्रीलिंग शब्द है। बचपन, यहां देखिएगा पन प्रत्यय, त्व प्रत्यय, पन प्रत्यय, त्व प्रत्यय और दोस्तों आपा प्रत्यय जो है ये पुल्लिंग शब्दों के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पन प्रत्यय जो है ये पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त किया है। तो बचपन कैसा होता है? अच्छा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका बचपन जो है ये पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? दोस्तों आप अकर्मक क्रिया देखनी है जहां कर्म प्रयुक्त ना हो। तो ऑप्शन अ देखेंगे, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। ब माली पेड़ों को पानी देता है। स वीणा सामान लाती है। द बच्चा जोर से रोया। तो फटाफट बताइएगा दोस्तों कौन सा आपका अकर्मक क्रिया का वाक्य है। चलिए देखिएगा, यहां पर देखेंगे, यहां पर को प्रयुक्त है। अ में क्या है? रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। यहाँ पर को प्रयुक्त है, इसका मतलब दोस्तों ये आपका सकर्मक क्रिया है। माली पेड़ों को पानी देता है, तो यहाँ भी देखिएगा वाक्य में को प्रयुक्त है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है? सकर्मक क्रिया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता आप क्या लगा के पूछ लीजिए। रमेश ने सुरेश को क्या दी? दोस्तों पुस्तक दी। किसको दी? सुरेश को दी। दो सकर्मक क्रिया है। माली पेड़ों को पानी देता है, क्या देता है? पानी। वीणा सामान लाती है, क्या लाती है? सामान। इसका मतलब ये भी आपके सकर्मक क्रिया है। बच्चा जोर से रोया, क्या रोया दोस्तों? उत्तर मिलेगा बच्चा। ये हम कहे कौन रोया, तो आएगा बच्चा। तो दोस्तों यहाँ पर जब आपके कर्ता निकल कर आता है आपके उत्तर में, तो वहां पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है। तो बच्चा जोर से रोया, यहाँ पर आपकी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 14, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अब दोस्तों नहीं है इसका मतलब अकर्मक क्रिया हमें देखनी है। तो देखिएगा, बच्चे फिल्म देख रहे हैं। अ ब रजत दूध पी रहा है। स मनीष ने कार खरीदी। द मोर नाचता है। अब बात करें अ ऑप्शन की, बच्चे फिल्म देख रहे हैं, तो दोस्तों क्या देख रहे हैं? उत्तर आपको मिलेगा फिल्म। इसका मतलब ये आपका सकर्मक क्रिया है, ये आपका सकर्मक क्रिया है। बात करें रजत दूध पी रहा है, तो दोस्तों क्या पीता है? क्या पी रहा है? दूध। तो इसका मतलब ये भी आपके दोस्तों सकर्मक क्रिया है। मनीषा ने कार खरीदी, क्या खरीदी दोस्तों? कार खरीदी। इसका मतलब दोस्तों यहाँ भी आपके सकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है, क्या नाचता है? उत्तर में आपके कर्ता आ रहा है मोर। इसका मतलब दोस्तों आपके ये वाक्य जो है यह अकर्मक है। तो सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? तो द आपका ऑप्शन जो है इसमें आपके सकर्मक क्रिया नहीं है, यहाँ पर आपके अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 15, सहायक क्रिया प्रभावित होती है। दोस्तों याद रखिएगा सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होता है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, इंग्लिश में हम ये यूज करते हैं। हिंदी में है, होती,
है ना, रहा, रही, ये सब जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्रिया को जो आपको प्रदर्शित करती है। चलिए, अ वचन पुरुष से, ब लिंग पुरुष से, स लिंग वचन से, द लिंग कारक से। तो किससे प्रभावित होती है दोस्तों सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब किससे प्रभावित होती है? तो याद रखिएगा, आपका उत्तर होगा स लिंग और वचन से आपकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 16, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? अब बात कर रहे हैं संरचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, आप बताइएगा, विचार कीजिएगा। देखिए, अ नाम धातु क्रिया, ब प्रेरणार्थक क्रिया, स सकर्मक क्रिया, द संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों संरचना के आधार पर कितनी क्रियाएं होती हैं? याद रखिएगा, संरचना के आधार पर 4 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, आपके नाम धातु जो क्रिया है ये संरचना के आधार पर है। प्रेरणार्थक क्रिया जो है ये भी संरचना के आधार पर है। सकर्मक क्रिया जो है दोस्तों ये कर्म के आधार पर है। किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर है। तो संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद कौन सा नहीं है दोस्तों? सकर्मक क्रिया आपके संरचना की दृष्टि से नहीं है। बात करें संयुक्त क्रिया, ये भी आपके संरचना की दृष्टि से क्रिया है। तो एक कौन बच रहा है? पूर्वकालिक क्रिया। तो सकर्मक की जगह हमारे को कौन लगाना होगा? पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न नंबर 17, नाम धातु नहीं बनती है। नाम धातु क्रिया नहीं बनती है दोस्तों, तो किससे नाम धातु नहीं बनती है? ऑप्शन देखेंगे, अ संज्ञा से, ब सर्वनाम से, स विशेषण से, द क्रिया से। तो दोस्तों फटाफट बताइए किससे नाम धातु नहीं बनती है? दोस्तों याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे नाम धातु क्रिया बनती है, लेकिन क्रिया से नाम धातु नहीं बनती है। तो याद रखिएगा, क्रिया से नाम धातु कभी भी नहीं बनती है। प्रश्न नंबर 18, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लिंग का निर्धारण, वाक्य में लिंग का जो निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, अ संज्ञा के आधार पर, ब सर्वनाम के आधार पर, स क्रिया के आधार पर, द प्रत्यय के आधार पे। तो तुरंत उत्तर दीजिएगा, विचार कीजिएगा कि वाक्य में लिंग का निर्धारण आप किसके आधार पर करते हैं। यहाँ आपका उत्तर होगा दोस्तों अ संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द हमें देखना है। चलिएगा, मूर्खता, द देखिएगा मूर्खता, स निद्रा, ब सुंदरता, अ कपट। तो कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द है? तो देखिए मूर्खता जो है दोस्तों, यहाँ पर ता प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय लगा है, इसका मतलब ये आपके स्त्रीलिंग है। ता, ई, है ना, आई, आवट, आहट जहां लग जाते हैं दोस्तों वहां पर आपके स्त्रीलिंग शब्द बनता है। निद्रा, तो यहाँ पर निद्रा अच्छी होती है या बुरी होती है? तो निद्रा तो सबको अच्छी लगती है, तो अच्छी होती है, इसका मतलब ये आपके स्त्रीलिंग है। मूर्खता अच्छी होती है या बुरी होती है? बुरी होती है। सुंदरता अच्छी है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके ताप्रत्यय का जहां प्रयोग है वह तो सीधे सीधे आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत चले जाते हैं। अब बात करें कपट, कपट बुरा होता है। कपट कैसा है? बुरा होता है। तो यहाँ पर आपका जो कपट शब्द है दोस्तों वह कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। कपट से आप बनाते हैं कपटी, कपटी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, कपट आपका पुल्लिंग शब्द होता है। तो आपका उत्तर होगा अ। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो कपट आपका पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 20 पे आएंगे, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द आपको देखना है, संविधान, ब संसद, स परिवार, द सिंदूर। विचार कीजिए और फटाफट बताइएगा कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से।
दोस्तों याद रखिएगा, संविधान, भारत का संविधान अच्छा है, परिवार अच्छा है, सिंदूर अच्छा है, संसद अच्छी है। तो संसद आपके स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 20 प्रश्न जो हैं ये कंप्लीट होते हैं। टॉप 20 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किए। दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का आज हमने यहाँ पर अध्ययन किया। दोस्तों आशा करती हूँ कि सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।